आज का हमारा टारगेट है चैप्टर नंबर 6, 7 एंड 8 ऑफ मैथ्स 2। 6th LPP, 7th असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग एंड 8th प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सारे के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड मजेदार प्लस आसान भी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। द वैल्यू ऑफ अ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमाइज अंडर द लीनियर कंस्ट्रेंट। लीनियर कंस्ट्रेंट में वैल्यू क्या रहेगी ये पूछा है। तो सेंटर पे रहता है क्या हमेशा? नहीं। और सेंटर एंड क्या बोलते हैं एट 0 0 जरूरी नहीं है। अगर तुमको लीनियर प्रोग्रामिंग याद है तो हम यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करते थे। 2 3 लाइंस जितने भी दिए उतने लाइंस ड्रॉ करते थे, उधर से फिजिबल सोल्यूशन निकालते थे। फिजिबल सोल्यूशन का कुछ एरिया हम ड्रॉ करते थे एंड देन उस एरिया के अंदर, उस एरिया के वर्टाइसेस, उस एरिया के जो वर्टाइसेस है, इन वर्टाइसेस पे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन से ड्रॉ करते थे। तो मुझे बोलो वर्टेक्स ऑफ फिजिबल रीजन इज द करेक्ट आंसर। तो यहां से कुछ भी वैल्यू आ सकती है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट? every LPP has an optional solution. Every LPP has a unique solution. If LPP has a two optional solution, it has a indefinite many solution. The set of all feasible solution of LPP may not be convex set. क्या आएगा? LPP has optimal solution. Correct निकालना है ना? So every LPP has a optimal solution. Every LPP has a unique solution. If LPP has a two optimal solution, it has indefinite many solution. तो अगर ऑप्टिमल है, यूनिक है, और अगर दोनों भी आ रहे हैं या फिर बहुत सारे ऑप्टिमल सोल्यूशन आ रहे हैं तो इनडिफिनिट मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब अगेन इसको थोड़ा वापस अगर ट्राई करोगे तो ऐसे हमने कुछ ग्राफ निकाला है इसके अंदर। अब इसके अंदर कहीं पे भी वैल्यू आ सकती है और वो वैल्यू कौन सी होगी ये हमको नहीं पता। तो इसीलिए LPP हैज टू ऑप्शनल। इफ LPP हैज टू ऑप्शनल सोल्यूशन देन it has indefinitely many solutions. ये पूरे फिजिबल रीजन के अंदर का है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ LPP, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? मैक्सिमाइज करो या मिनिमाइज करो। ठीक है, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ Z, फिर कंस्ट्रेंट दिए, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट ऐसे कैसे दिए? इक्वल टू कहाँ से आ गया? इक्वल टू नहीं रहेगा वहां पे। और मैक्सिमम वैल्यू पूछा है डायरेक्टली। इक्वल टू नहीं आएगा यहाँ पे है तुम्हारा साइन लेस देन इक्वल टू। ओके, लेस देन इक्वल टू क्या करोगे? अब ऑब्जेक्टिव में है, 1 मार्क के लिए तुमको पूरा रफ कैलकुलेशन पूरा करना है। ठीक है, और रफ कैलकुलेशन करना है तो हमको एक्स वाई दोनों वैल्यूज चाहिए और वो वैल्यूज मिलने के बाद फिर हम करेंगे जेड में पुट करेंगे एक्स वाई के वैल्यूज एंड देन बताएंगे कि मैक्सिमम क्या है। अब मैक्सिमम है तो हम करते क्या है, सबसे पहले एक्स वाई के पॉइंट्स ढूंढ लो, ग्राफ निकालना है, राइट? एक काम करते हैं, इसको पूरा सॉल्व भी करेगा, दोनों काम हो जाएगा। जिसको ग्राफिकल में गड़बड़ हो रही है उसका ग्राफिकल सोल्यूशन करके भी हो जाएगा, ग्राफ्स निकालने में भी हेल्प हो जाएगी एंड इसका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको लेते हैं हम नए पेज पे। पहला क्या है? ये 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 लेना है। इनइक्वालिटी बाद में चेक करते हैं। देन 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। पहले क्या करोगे? x इज इक्वल टू 0 रखा तो y क्या आया? पॉइंट ए। y क्या आया? 3। एंड इफ y इज इक्वल टू 0 तो x क्या आया? 5। b पॉइंट। इसके लिए c एंड d पॉइंट वो लिखते वक्त ध्यान रखना, एक लाइन छोड़ के ही लिखना। हाँ, देन x इज इक्वल टू 0 है तो y 5 एंड y इज इक्वल टू 0 है तो x आया 2। इतने पॉइंट्स आए। ठीक है, अगर मैं ग्राफ निकालूं, कर ही दो, ग्राफ निकालूं तो अब मैं यहाँ पे पूरे ले नहीं रही हूँ, डायरेक्टली करते हैं हम। दिस इज 0 0, फिर
0 3, ये 0 3 सपोज यहाँ पे है एंड 5 0 यहाँ पे है, तो ये ए पॉइंट, ये तुम्हारा फर्स्ट लाइन हुआ, L1 देती हूँ इसको। सेकेंड लाइन 5 0 5 एंड 2 0, ये L2। हाँ, अब देखो ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं और मेरा फिजिबल रीजन जो है, मेरा फिजिबल रीजन ये इतना आने वाला है, इधर इंटरसेक्ट हो रहे हैं और ये मेरा फिजिबल रीजन आया। ठीक है, क्लियर है। तो अब आंसर करना है हमको इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, मुझे एक बीच का जो पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट वो लेना है। तो अब लो क्या करोगे, इसको 5 से या 2 से कर दो, y ले लेते हैं, x का आंसर निकालते हैं 2 एंड इसको 5। तो फर्स्ट इक्वेशन हुआ मेरा 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 30, और सेकेंड इक्वेशन हुआ मेरा 25x प्लस 10y इज इक्वल टू 50। तो सेकेंड इसको माइनस कर दो, माइनस 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 30, माइनस माइनस माइनस। ओके, मैं सेम जगह पे दिखा रही हूँ, थोड़ा सा कर लो कोऑर्डिनेट। ओके तो ये हो जाएगा तुम्हारा y 0, x कितना आया, x आया मेरा 19x और यहाँ पे आ रहा है 20, तो x इज इक्वल टू 20/19। ठीक है, जो भी आ रहा है आने दो भी। नेक्स्ट y क्या आएगा, y के लिए क्या करोगे, 3 इंटू 20/19 इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू नहीं प्लस इज इक्वल टू 15। ठीक है, हाँ, तो 60/90, 15 माइनस 60/19, 19 इंटू 15। हाँ मुझे पता है, तुम अगर ऐसा क्वेश्चन आओगे आएगा ना, तुम बोलोगे मैं बाजू वाले को पूछ के आंसर लिख दूंगा। 225/19, और इसको वापस से होगा 1/5। ठीक है, पर ऐसा समझ लो कि ये एमसीक्यू नहीं, अगर ये सब सपोज ऐसे वाले क्वेश्चंस में 4 मार्क का या 3 मार्क का क्वेश्चन में भी आया तो भी हमको क्या करना चाहिए, ये तो आना चाहिए ना, बेसिक्स पूरे आने चाहिए। तो y इज इक्वल टू कितना आया, 45/19, y इज इक्वल टू 45/19। डू कैलकुलेट बाई योर सेल्फ। ओके, चलो आगे। अब मुझे x मिल गया, y मिल गया, और मेरे कौन से थे यहाँ पे, फर्स्ट वाला कौन सा था, लिखना चाहिए था, है ना। हाँ, इसीलिए मैंने बोला था उस दिन कि जैसे ही पॉइंट स्लॉट करते हो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लो, तुमको आसान होगा। अब पॉइंट यहाँ पे ए पॉइंट है ये 0 3, और यहाँ पे जो है वो 2 0। अब हमको सब जगह निकालना है, एक कॉमन लॉजिक बोलूँ क्या, तुम्हारा आने वाला इसी पे है, एक्स और वाई, क्योंकि सारे ऑप्शन देख लो, डिनोमिनेटर में कहीं ना कहीं तुमको कुछ ना कुछ दिख रहा है, और न्यूमरेटर में अगर 2 3 रखोगे इतना बड़ा आंसर नहीं आने वाला। तो z इज इक्वल टू डायरेक्टली पुट कर दो, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है इसीलिए, अदरवाइज तुमको वो पूरा दिखाना पड़ता, कैलकुलेशन करके दिखाने पड़ते हैं। तो z इज इक्वल टू कितना, 5 इंटू 20/19 प्लस 3 इंटू 45/19, तो 5 इंटू 20 100 प्लस 45 इंटू 3 135, तो ये आया 235/19 ऑप्शन सी, 235/19 ऑप्शन सी। क्लियर। अगेन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी वैसा ही है, करे सॉल्व, ये तुम लोग करोगे, 5 मिनट दूं मैं, मेरा सॉल्व करती हूँ, पॉज करो, चेक करो। ठीक है, चेक करो आंसर, मेरा तो आ गया। ABCD पॉइंट्स चेक कर लेना दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग, देन उसके बाद ग्राफ चेक करो, एंड ये एक्स और वाई के वैल्यूज, एक्स और वाई जहाँ पे कोऑर्डिनेट दोनों दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है तो उनके कोऑर्डिनेट, और वही कोऑर्डिनेट पे मैंने डायरेक्ट निकाला है, 2x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 6 पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे आंसर। तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 6, आंसर आया तुम्हारा 56। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, सारे क्वेश्चन वैसे ही लगता है। अरे फिर से पॉज लो, सॉल्व करो और
चेक करो। नहीं तो एक काम करते हैं, एक शॉर्टकट यूज करते हैं, डायरेक्टली दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो और एक्स और वाई के जो वैल्यूज आते हैं वही डायरेक्ट पुट करके चेक करते हैं कि सेम आएगा क्या। ठीक है, और यहाँ पे वैसे भी शायद एक्स और वाई के वैल्यूज ही पूछे हैं, क्योंकि 2 पॉइंट दिख रहे हैं, तो एक्स और वाई के वैल्यूज ही पूछे हैं। तो बेटर वे अपन चेक करते हैं, अगर आ गया तो अच्छी बात है। एक्स, अरे x plus 2y is equal to 70 and 2x plus y is equal to 15। इसको कर दो चेंज, ये बन जाएगा 4x plus 2y is equal to 30। तो माइनस x minus 2y is equal to minus 70। तो ये बचा 3x is equal to minus 50। क्वेश्चन में गड़बड़ है, क्वेश्चन में यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे 15 नहीं है, 95 है। 95 रहेगा तभी आंसर आने वाला है। तो इधर तो फिर तुम्हारा बढ़ गया, 30 नहीं, ये होगा 95 इंटू 2 मतलब 190। 190, 190 माइनस 70, इसका मतलब मेरे पास बचा 80 प्लस 80। तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है मेरा, ए 120 बचा है, 80 कहाँ से रे, 120। 190 माइनस 70 120, तो x इज इक्वल टू आया 40, ऑप्शन में दिख रहा है, कर दो टिक। पूरा आंसर करना ही नहीं है तो जितना आया उधर से टिक कर दो एमसीक्यू में, जहां पे पूरा आंसर करना है वहां पे हमने पूरा आंसर किया है। चलो, all the points of a feasible region the optimal value of the z is obtained at a point। कहाँ पे मिलता है, inside the feasible area, at the boundary of the feasible area, feasible region, at a vertex of the feasible region and on x axis। अभी थोड़ी देर पहले देखा ना कि हमको feasible all the point कौन से वैल्यू पे मिलता है, वर्टेक्स के वैल्यू पे मिलता है। तो vertex of the feasible region and the set of a points which satisfy the objective function, all the given function and sum of the given constraint and only the negative constraint। बताओ क्या होगा, सारे के सारे आएंगे क्या, ऑल गिवन फंक्शन, सारे फंक्शन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे ना। फिजिबल रीजन जब निकालते हैं तो सिंपली समझो जितने फंक्शन मुझे दिए, कंस्ट्रेंट दिया है तो वो कंस्ट्रेंट भी हमको लेना पड़ेगा और ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी हम लेते हैं, क्योंकि पूरा एलपीपी का पूरा की पूरा प्रोसेस याद करो। सबसे पहले हम कंस्ट्रेंट को सॉल्व करना शुरू करते हैं, कंस्ट्रेंट से पॉइंट्स लेते हैं, फिर फिजिबल रीजन निकालते हैं, फिर फिजिबल रीजन के जो वर्टेक्स आएंगे उन वर्टेक्स को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डालते हैं। तो ऑल गिवन फंक्शंस। नेक्स्ट, सोल्यूशन ऑफ द एलपीपी, अगेन एक्स और वाई के वैल्यूज निकालने हैं, क्या करें, साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, आंसर निकालो। पहला इक्वेशन क्या है, एक मिनट, इक्वेशन सही तरीके से दिया है, x प्लस 2y इज मोर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 10। तो x की वैल्यूज क्या होंगी, x और y के वैल्यूज क्या होंगे, क्या करें, डायरेक्ट पुट करें, ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्ट पुट करके जा सकते हैं, राइट। बिकॉज अब तो दोनों के वैल्यूज, इसमें जो भी फिजिबल रीजन आने वाला है वो प्रॉपर उन्हीं पॉइंट्स पे आएगा, बिकॉज एक लेस देन है एक मोर देन है। तो मेरा जो सोल्यूशन आएगा वो सोल्यूशन जो भी है ये ऐसे कुछ करके इसके बीच वाले एरिया में आएगा। लाइंस कैसे आते पता नहीं मुझे, मैं जनरली बता रही हूँ कि ऐसे कुछ आएगा। तो अगर ऐसे आएगा इन दो लाइंस के बीच वाला, क्योंकि एक मोर देन है और एक लेस देन है, तो मुझे चारों पॉइंट्स चाहिए। तो क्या करो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, सारे पॉइंट्स निकाल लो, फिर हम z पे लग के देखेंगे। तो और मिनिमाइज करना है, ठीक है। अगर मैं x को 0 रखूँ, y आएगा मेरा 1/2, और y को 0 रखूँ तो x आएगा मेरा 1। पुट नेक्स्ट अगला भी निकालो, अगर मैं x को 0 रखूँ तो अगेन y 1/2, मतलब ये दो ही 1/2 नहीं, सॉरी 5 आएगा, ये 5
एंड अगर y को 0 रखूँ तो x आएगा मेरा 10। अब मेरे पास 4 पॉइंट है, ठीक है। ऑप्शन एक बार चेक कर लो, ऑप्शन में हमारे पास क्या है, x y दोनों 1/2, x 0, y 1/2, x 1/2 एंड y 0। अब मुझे बोलो मेरा एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पे मेरे जो पॉइंट्स है वो सेम दिख रहा है, तो मैं वहां से डायरेक्टली कर सकती हूँ कि ये एक ही पॉइंट दिख रहा है, तो क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अ फिजिबल रीजन ऑफ द इनइक्वालिटी, ठीक है। इनइक्वालिटी का फिजिबल रीजन के पॉइंट्स बताओ बोल रहा है। सेम अभी जैसे हमने किया, अब पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, अब थोड़ा शॉर्टकट में जाएंगे। इज इक्वल टू 4, राइट। तो ये 0 4 एंड 4 0, 4 0, ये 2 पॉइंट हो गए। दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो अगर मैं x 0 रखूँ तो y आएगा 7 एंड y 0 रखूँ तो x क्या आएगा, 7/2। क्लियर। और एक मेरा नॉन निगेटिविटी 0 0 है। अब हमको क्या ढूंढना है, बस वर्टेक्स ढूंढना है, राइट। कि ऐसा वर्टेक्स जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करे, क्योंकि दोनों लेस देन है, तो दोनों इंटरसेक्ट भी कर रहे होंगे। क्लियर। तो इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, अब एक बार का तो लाइन निकालना पड़ेगा, बिकॉज मेरे को उसके अलावा समझ नहीं आएगा कि ये एक्चुअली लाइंस कहाँ जा रही है। तो शॉर्ट में निकाले लाइंस, ठीक है। अब 4 7/2, 7/2 कितना होता है, 3.5 होता है, हाँ। तो पहला क्या है, 0 4 और 4 0, ये एक लाइन हुई। देन 0, ये 7 कुछ इधर ऊपर जा रहा है, ठीक है। 0 7 एंड 3.5, तो ये लाइन कुछ इस तरीके से जा रही है। मतलब एक 0 4 मेरा है ही है वर्टेक्स में, 0 0 है, राइट। फिर ये भी रहेगा मेरा, कौन सा है, 7.2 एंड 0। तो देखो ये तीनों जहां पे दिख रहे हैं वहां से भी तुम आंसर कर सकते हो, पूरा आंसर निकालने की भी जरूरत नहीं है। ये तीनों जहां पे दिख रहे हैं ऑप्शन बी में दिख रहे हैं, तो बी मेरा करेक्ट रहेगा। बट आगे अगर चेक करना है तो क्या करोगे, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे आसान भी है, इसीलिए क्योंकि वाई वाई दोनों जो है वो सेम है, कोइफिशिएंट सेम है दोनों का। तो मैं डायरेक्टली अगर माइनस करूं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 माइनस x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, राइट। वो साइन चेंज करके लिया है मैंने, ठीक है। तो ये x इज इक्वल टू 3, अगर x इज इक्वल टू 3 है तो y ऑब्वियसली 1 रहेगा। डन, यही आए मेरे सारे पॉइंट्स। क्लियर। नेक्स्ट, हेलो, हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। द कॉर्नर ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन आर, पॉइंट दिए हैं। देन द मैक्सिमम, मैक्सिमम ढूंढना है, मतलब एक्स और वाई के वैल्यूज बताने कहाँ पे मैक्सिमम हो सकता है, सॉरी, कहाँ पे मैक्सिमम हो सकता है। अब एक तो क्वेश्चन में और आंसर में गड़बड़ देखो, पहले कहाँ पे, यहाँ पे 12/7 दिया है, यहाँ पे 11/7 दिया है। तो अब मैं क्या करूँ, 11/7 लूँ या 12/7 लूँ, पहले चेक करते आता कहाँ है। अब मुझे बोलो डायरेक्टली, मेरे को तो आंसर दिख भी गया, 6.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 13, तो ऑप्शन बी है। तो इसको छोड़ दो, ध्यान मत दो, ठीक है। इफ द कॉर्नर ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन आर दिस, देन जेड। अब तो वैल्यू बतानी है और मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो चेक करना पड़ेगा हर जगह, राइट। करो फिर, पहला क्या करोगे, 3 पुट किया तो 12 आएगा। देन 2 पुट किया तो 8 प्लस 5 मतलब 13 आएगा। अब y 7/3 इंटू 5, तो ये आता है मेरा 35/3। तो 35/3 चाहिए, यहाँ पे 2 नहीं, 35/3। आइदर यहाँ पे 3 चाहिए या फिर यहाँ पे 2 चाहिए, दोनों में से एक। 5/35/3 कितना, वो आता है 17.5। 35/3 आता है मेरा 11.6, तो वो 35/2 है। क्वेश्चन में चेंज करना, दिस इज 2, तो यहाँ पे चेंज कर देना, 2 आएगा। और अगर तुम्हारे बुक में सही है तो रहने देना। नेक्स्ट, इफ द कॉर्नर ऑफ द पॉइंट्स ऑफ अ फिजिबल रीजन, अब दिए हैं, एंड देन द पॉइंट मिनिमम, मिनिमम, ओके, मिनिमम वाला बोल पता है, और जेड अपना उधर है। पॉइंट एक काम करते हैं, इसको पेस्ट करती हूँ, कॉपी।
तुम्हारे पॉइंट्स हैं और z इज इक्वल टू दिया है। तो एक तो पहला तो आया तुम्हारा आंसर क्या, 20। फिर आएगा 6 + 4 10 एंड 4 12। किधर कम है, 2 2, ऑप्शन ए। ये एक 0 10 तो है, ये लास्ट वाला 2 4 वाला पॉइंट दिया नहीं है, तो पता नहीं। जितना दिया है उतने में से करने का, इतना ज्यादा सोचने का नहीं एग्जाम के टाइम पे ये ऐसे कैसे गलत आ गया, वैसे कैसे गलत आ गया। चलो आगे। द हाफ प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय दिस कंस्ट्रेंट्स द पॉइंट, पॉइंट बताने हैं। हाफ प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय 3x + 2y, 3x + 2y इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं x इज इक्वल टू 0 लिखूंगी, y क्या आएगा, 0। और अगर मैं y इज इक्वल टू 0 लिखूंगी, x क्या आएगा, 0। तो पॉइंट एक ही आने वाला है। हम्म, कुछ भी करो, आंसर तो मेरा एक ही आने वाला है, 0 0 0 0। नेक्स्ट, हाफ प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन, सेम क्या होगा, अब बस यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा। 4x + 3y इज इक्वल टू 14। तो इफ x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू क्या आया। अब मुझे x y दोनों के आंसर चाहिए, तो बेटर वे पुट कर दो, राइट। 12 प्लस 3 4 अगेन 12, 12 + 12 24 होता है, इट इज मोर देन 14। बाकी अगर 2 2 1 1 रखोगे तो मोर देन 14 नहीं आएगा, तो एक ही जगह पे आ रहा है सी। क्लियर। द ग्राफिकल सोल्यूशन, फिल इन द ब्लैंक स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकल सोल्यूशन सेट ऑफ इन द इक्वेशन, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, मोर देन, एक्स इज मोर देन, वाई इज मोर देन, इट इज ऑलवेज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, लिखा हुआ है क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। देन द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन एक्स इज मोर देन, वाई इज ऑल्सो मोर देन, अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तुम 1 लिख सकते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख सकते हो। द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अटेंडेड at the dot dot points of the feasible region, vertex point of visible region. The region represented by the inequality y is less than equal to 0, y is less than equal to 0, y is less than equal to 0, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। y एक्सिस लेस देन इक्वल टू 0 मतलब ये इस साइड में, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। तो इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में y is less than 0 है। नेक्स्ट, द कंस्ट्रेंट दैट फैक्ट्री हैज टू एम्प्लॉय more more y मतलब more woman than x men is given by y is more than x, y is more than x। Then next, a garage employs 8 men to work in its showroom and repair shop. The constants that there constant कहाँ से है, constraint that there must be not least 3 men in the showroom and repair shop, and the constraint that there must be at least 3 men in the showroom and at least 2 men in the repair shop are represented by the, किससे रिप्रेजेंट करोगी, एंड ये मेरे को गड़बड़ लग रहा है, ये हटा ही दो, लाइन ही हटा दो, मेरे को कोई सेंस भी नहीं लग रही है। मस्ट नॉट बी लिस्ट क्या दिया है, छोड़ो। द कंस्ट्रेंट इधर से ले लो कि 3 शोरूम में होने चाहिए और 2, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर y लिया तो भी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, द ट्रेन कैरीज एट लीस्ट ट्वाइस एज मेनी फर्स्ट क्लास पैसेंजर एज सेकेंड क्लास पैसेंजर x। देन द कंस्ट्रेंट, ट्वाइस कौन से है, फर्स्ट क्लास वाले ट्वाइस है या सेकेंड क्लास वाले ट्वाइस है, फर्स्ट क्लास वाले। तो x इज मोर देन इक्वल टू 2y, जैसे दिया है वैसे।
at least twice as many as. Okay, a dishwashing machine holds up to the 40 pieces of a large crockery X. up to तो X is less than equal to 40. लेस देन कुछ भी चलेगा. नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स. द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द इनइक्वालिटीज इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. मोर देन रहा तो इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ट्रू. अब लेस देन रहा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा क्या? नहीं. ये कौन सा आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके, फोर्थ नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट. चेक कर लेने का. मैं ऐसे सोचती हूँ, इमेजिन करती हूँ, इधर आएगा दोनों लेस देन तो थर्ड क्वाड्रेंट. तो इट इज थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये आएगा आंसर मेरा फॉल्स. द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ LPP occurs at the center of the feasible region. सेंटर पे ऑकर होता है क्या ऑप्टिमल सोल्यूशन? नहीं ना, तो फॉल्स. ग्राफिकल सोल्यूशन सेट ऑफ x is less than equal to 0 and y is more than equal to 0 in xy system lies in a second quadrant. सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो ट्रू. x जो है वो निगेटिव है एंड y जो है वो पॉजिटिव है, तो ये तुम्हारा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है. तानिया wants to invest at most rupees 24,000 in bonds and fixed deposit. Mathematically, this constraint is written as x plus y is less than equal to 24,000, where x is a yes. करेक्ट है ना? 24,000 टोटल उसको करना है किसमें? फिक्स बॉन्ड्स में एंड फिक्स डिपॉजिट्स में. तो तुम अगर मैंने x को मतलब x इज अ बॉन्ड्स एंड y इज अ फिक्स डिपॉजिट, तो दोनों का मिला के मेरे पास कितने हैं? ज्यादा से ज्यादा मेरे पास नहीं. सानिया के पास कितने हैं? 24,000. तो 24,000 इट इज अ ट्रू. सही आएगा. नेक्स्ट, 1 2 is not a vertex of the feasible region bounded by. 1 2 is not a vertex of a feasible region bounded by. दो इक्वेशन दिए हैं तो हमको चेक करना है 1 2 आता है क्या वहां पे. चेक करो क्या होगा. 2x plus 3y is equal to 6 एंड दूसरा है 5x plus 3y is equal to 15. अगर मैं इनको माइनस करूँ तो y गया, इधर बचा मेरे पास 3x और यहाँ पे बचा मेरे पास 9. तो x is equal to कितना आया? 3 एंड y is equal to जो भी आने दो. वहां पे 1 2 पॉइंट बोला है. y एक बार चेक कर ले. 1 2 पॉइंट मेरे हिसाब से तो नहीं आता. अगर मैं 0 रखूंगी तो 0 2 एंड यहाँ पे भी 0 रखूंगी तो 3 0. सेम विद दिस, तो नहीं आने वाला, तो इट्स अ फॉल्स. ये ऑब्जर्वेशन है. जब तुमने इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तब तुमको ये इतने स्पीड में आएगा. ये ऑब्जर्वेशन से कर सकते हो. पर अगर तुमने इसको ऐसे सोच के रखा है कि अरे यार ये जमता ही नहीं है, जाओ अभी भी टाइम है, एग्जाम के पहले कर सकते हो ये चैप्टर, और सबसे आसान चैप्टर है ये. ऐसे आराम से मार्क्स देके जाता है. बस तुमको थोड़ा सा खुद को संभल के सॉल्व करना है. चलो नेक्स्ट. द फिजिबल सोल्यूशन ऑफ अ LPP बिलोंग्स टू ओनली क्वाड्रेंट 1. द फिजिबल रीजन ऑफ द ग्राफ ओके ओनली क्वाड्रेंट 1 में जाता है क्या, ये बताना है. x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू, मतलब ये ओरिजिन साइड में आएगा, एंड 2x प्लस 2y. तो आई थिंक सो ये अगेन होगा क्या, x प्लस वाई इज मोर देन इक्वल टू 3. राइट, मोर देन बोला तो ये नॉन ओरिजिन साइड में जाएगा. नॉन ओरिजिन साइड में एंड ये ओरिजिन साइड में. सेंस बन नहीं रहा है. फिजिबल रीजन मेरे को मिलेगा या नहीं, ये भी मेरे को डाउट लग रहा है. चेक करें. चेक. यहाँ पे एक तो ना, या तो इसका साइन चेंज करो या तो इसका साइन चेंज करो, जो भी साइन है चेंज करके अगर आंसर करना है तो फिर भी कर लो. अगर हमको LPP जब भी फाइंड करना होता है, हमारा एक कंस्ट्रेंट होता है कि x इज मोर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ऑल्सो मोर देन इक्वल टू 0. तो अगर हम इस क्वेश्चन को चेंज ना भी करें और ऐसे के ऐसे रखें तो भी इट्स ट्रू, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा. ठीक है. इसके है क्या क्वेश्चन एक्टिविटी के, है ना? करे सॉल्व. चलो, पूरा रिवाइज हो रहा है यार. एक्टिव मेरे को मजा आ रहा है. ऑब्जेक्टिव्स कराऊं या ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज दोनों कराते कराते मेरा पूरा की पूरा ही रिवीजन हो रहा है चैप्टर का, एटलीस्ट इस चैप्टर का तो.
बाकी जगह तो पूरा हुआ नहीं, बट एटलीस्ट इस चैप्टर में तो पूरा ही रिवीजन हो रहा है कि पूरी स्टेप्स हमको क्लियर हो रही है एंड ग्राफ भी निकालने आ रहा है। ठीक है, चलो। तो 8x + 5y लेस देन इक्वल टू 40 एंड 5x + 5y इज लेस देन इक्वल टू 40। x इज मोर देन 0, y इज मोर देन 0। लाइन ड्रॉ करनी है कौन सी? 8x + 5y की। उन्होंने जैसे दिया है वैसे। अगर मैं y इज इक्वल टू 0 लूँ, चलो पहले उन्होंने बोला है y इज इक्वल टू 0, तो x क्या आएगा? 5। तो यहाँ पे भी 5 लिख दो। देन फिर x इज इक्वल टू 0, तो y क्या आएगा? 8, तो 8 लिख दो। नेक्स्ट, एक ही लाइन का दिया है निकालने का, दूसरे ने उन्होंने लाइन लाइन निकाल के दी है, तो एक्टिविटी में तुम्हारा ये आसान हो गया। नहीं दिया है, नीचे दिया है। चलो पहले क्या है? y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 10, यहाँ पे भी 10। देन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू ये 8। ओके, तो एक पॉइंट तो तुम्हारा सेम है। तो ओ ओ बी और ये जो भी पॉइंट है, ये मेरा फिजिबल रीजन। तो ए पॉइंट क्या था मेरा? 5 0, ये O 0 0 5 0 एंड बी है 0 8। डन, खत्म। नेक्स्ट। अब उन्होंने बताया भी है कि तुमको किस तरीके से लिखना है, और हमने बस उसमें से थोड़ा सा चेंजेस किया। हम पूरा ये टेबल पूरा एक साथ ही बनाते हैं एंड उसी अकॉर्डिंग लिखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग द सिस्टम ऑफ अ लीनियर इन इक्वेशन। ये क्या दिया है? ये मोर देन दिया है और ये लेस देन दिया है। ठीक है, अगेन लेस देन है, तो एक मोर देन है, दो लेस देन है, तीन लाइंस दिए है। और ऑप्शन में इसमें दो ही लाइन निकाले। करना क्या चाहते हैं? तीन लाइन देके दो लाइन पे निकाले। ठीक है, छोड़ो, करो। उसके आगे भी आधा ही सोल्यूशन दिया है। ड्रॉप इट। फिर क्या करूं मैं? कैसे करवाऊं? आधा अधूरा क्वेश्चन दिया है, कैसे करवाऊं? एक तो ये भी गड़बड़ है, इधर एक ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे ऐसा लग रहा है ना, मैथ्स 2 के इसमें जितने ऐसे एक्टिविटीज के क्वेश्चंस करवा रही हूँ मैथ्स 2 के इसमें, टेक्स्ट बुक में तो क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा गड़बड़ है। पेपर में से एक बार निकाल के चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। श्रद्धा वांट्स टू इन्वेस्ट at most 25,000 द इन्वेस्ट सेविंग सर्टिफिकेट एंड फिक्स डिपॉजिट। उनको उसको दो इसमें इन्वेस्ट करना है। 25,000 एक है सेविंग सर्टिफिकेट, एक है फिक्स डिपॉजिट। then wants to invest at least 10,000 in the saving certificate and at least 15,000 in fixed deposit. ठीक है, the rate of interest 5% and fixed deposit का 7%. maximum the yearly income क्या रहेगा? ये है, सोचना ही नहीं है। x1 अमाउंट्स इन सर्टिफिकेट, x2 अमाउंट इन फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, क्या आएगा आगे? एटलीस्ट बोला है ना कि एटमोस्ट बोला है। एटमोस्ट उसके पास कितना है? एटमोस्ट 25,000। एटमोस्ट बोला है, इसका मतलब क्या? लेस देन इक्वल टू। देन सेविंग सर्टिफिकेट में एटलीस्ट उसको 10,000 इन्वेस्ट करना है। एटलीस्ट इन्वेस्ट करना है मतलब 10,000। x1 इज मोर देन इक्वल टू 10,000 एंड सेम विद द x2 इज मोर देन इक्वल टू 15,000। तो टोटल इंटरेस्ट क्या होगा? क्या था, कितना था इंटरेस्ट सेविंग सर्टिफिकेट पर? 0.05 x1 प्लस 0.07 x2। तो मैक्सिमाइज जेड क्या होगा? 0.05 x1 प्लस 0.07 x2 सब्जेक्ट टू कितने कंडीशंस थे हमारे? x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 25,000, x1 इज मोर देन इक्वल टू 10,000 एंड x2 इज मोर देन इक्वल टू 15,000। एक बार ना मेरे को क्रॉस चेक करती हूँ कि एटलीस्ट ही है क्या। एटलीस्ट 10,000, एटलीस्ट 15,000। ठीक है, अब आंसर मिला तो भी करना नहीं है, जितना दिया है उतना ही करना है। ओके, अब फिगर में तुमको शेडेड रीजन दिया है तो वर्टेक्स बताने बस। अच्छा, बी का वर्टेक्स उन्होंने लिख के दिया है 4 3 और इधर दिया है 10 15। फिर कर क्या रहे हैं ये? क्यों गड़बड़ कर रहे हैं? ऊपर क्यों 4 3 दिया है?
ये तो 0 0 है। अगर ये 50 है, 10 20 30 40 50, 50 कहाँ से आएगा ये? यार कुछ तो गड़बड़ है। छोड़ दो उस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखो। फॉर्मुलेट एंड सॉल्व द LPP, a company manufacture bicycle and tricycle, each of which be processed through two machines A and B. Machine A has a maximum 120 hours available and machine B has maximum 180 hours available. The manufacturing bicycle requires 6 hours of machine A and B. B hours कहाँ से आएगा? 8 hours रहेगा। क्या दिया है इक्वेशन? 4 hours। मशीन ए का कितना है? मशीन 3 hours। ठीक है, यहाँ पे 3 है। 3 hours on machine B. Then manufacturing tricycle require 4 hours on machine A and तो अरे यार इन्होंने बी के मशीन के दिए ही नहीं है। ये ऐसा क्वेश्चन आने के बाद मेरे से सॉल्व नहीं होता। तो हम एक काम करते हैं, इसको भी ड्रॉप करो क्योंकि क्वेश्चन में हाफ इंफॉर्मेशन है। अब इसमें एलपीपी में बस दो चीजें याद रखो। जब भी तुमको क्वेश्चन पूछे फॉर्मुलेट, तो फॉर्मुलेट करके आना है। ओके, फॉर्मुलेट द एलपीपी। तो फॉर्मुलेट करना है कैसे? स्टेप वाइज से ऑब्जेक्टिव फंक्शन से शुरू होके तुमको कंस्ट्रेंट्स एंड लास्ट में द एलपीपी इज, और फिर पूरा लिखना है इज फॉर्मुलेशन एंड उसके बाद आता है सोल्यूशन। अगर तुमको बोला है एंड सॉल्व, ये अगर बोला तो हमको दोनों चीजें करनी है, फॉर्मुलेशन भी करना है एंड उसका सोल्यूशन भी निकालना है। उसके अलावा अगर तुमको बोला हाउ मेनी प्रोडक्ट आर रिक्वायर्ड ऑफ ईच, जो भी तुम्हारे प्रोडक्ट्स है, ओके, या हाउ मच कॉस्ट, ऐसा अगर क्वेश्चन आया तो वहां पे भी हमको फॉर्मुलेट एंड सॉल्व ही करना है। अगर फॉर्मुलेट करके दिया है तो वेल एंड गुड, अगर फॉर्मुलेट नहीं करके दिया है तो तुमको फॉर्मुलेट करना है एंड देन सॉल्व करना है। तो हाउ मेनी हाउ मच पे ध्यान रखना। ओके, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के पास। चलो अभी असाइनमेंट सिक्वेंसिंग के क्वेश्चंस करते हैं। असाइनमेंट सिक्वेंसिंग, in sequencing the optimal path is one that minimizes, कौन सा टाइम मिनिमाइज करता है? elapsed टाइम, आइडल टाइम, या बोथ? ऑप्टिमल दोनों को कम करता है। ठीक है, ऑप्टिमल सीक्वेंस दोनों को कम करता है। इफ जॉब A to B have processing times 5, ओके, ऑन फर्स्ट मशीन एंड ऑन सेकेंड मशीन, ठीक है, तो ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालो। पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, राइट? तो हम अब हम शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हैं, हमको वो पहले लिखना पड़ता था, अब ये नहीं करेंगे हम। तो ये मशीन 1 एंड मशीन 2, ये कहाँ से आ रहा? यहीं पे लिखूं, मशीन 1 मशीन 2। मशीन 1 का क्या है? 5 6 8 4, और मशीन बी क्या है? 4 7 9 10। ठीक है, अब हमको क्या करना है? सबसे पहले लोएस्ट क्या है? यहाँ पे 2 और यहाँ पे ए बी सी डी, ओके, ए बी सी डी। तो सेकेंड मशीन का हम लास्ट से लेते हैं तो ए लास्ट में आएगा, और फर्स्ट मशीन का हम फर्स्ट से लेते हैं तो डी फर्स्ट में आएगा। तो डी फर्स्ट एंड ए लास्ट, आई थिंक ऑप्शन बी एक में ही है, तो डायरेक्टली ऑप्शन बी टिक कर देते, पूरा करने की भी जरूरत नहीं है। एमसीक्यू है तो वहां पे तुम कर सकते हो ये चीजें, पर जब पूरा आंसर करना है तो हमको करना है। देन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सॉरी फंक्शन कहाँ से आ गया? एलपीपी में हूं मैं अभी भी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम इज, सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फाइंड द ऑर्डर इन विच जॉब्स आर मेड, टू फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग all the job on the hand, and to find the sequence in which jobs on the hand are to be processed to minimize the total time required for the processing or to minimize the cost। क्या काम है इसका? ऑब्वियसली सी। ठीक है, जो बड़ा दिखा रहा, जो बड़ा स्टेटमेंट है इस तरीके से नहीं, यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन आ रही है, इसीलिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ देयर आर n jobs and m machines, then there will be dot dot sequence of
doing the jobs. n jobs m machine, तो कितने सीक्वेंस होंगे? n फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल इंटू n, n फैक्टोरियल इंटू m होगा. ओके, इसका आंसर आएगा n फैक्टोरियल इंटू m. ऊपर थियोरी में है, चेक कर लेना अभी अगर. ठीक है, देखो सिंपल समझो. जब तुम्हारे पास पूरा टाइम है पढ़ने के लिए, तो तब जाना होता है पूरे के पूरे चैप्टर वाइज, पूरी चीजें रीड करके अच्छे से समझ के. पर जब तुम्हारे पास टाइम कम है, तो कुछ चीजें याद करना अच्छी बात है, पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि पूरा की पूरा ही रट्टा मार के जाओ. कुछ समझ लो, कुछ याद करके चले जाओ. ठीक है. द असाइनमेंट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय सिंप्लेक्स मेथड, हंगेरियन मेथड, वेक्टर मेथड, ग्राफिकल मेथड. असाइनमेंट प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करते हैं? हंगेरियन मेथड. नेक्स्ट, in solving two machine and job sequencing problem, the following assumption is wrong. Wrong assumption क्या है? No passing is allowed. Processing times are known. Processing time known होने चाहिए, ये तो assumption है ही है. Then next क्या है? Handling time is eligible, ये भी है. Negligible. Handling time is negligible, ये भी तुम्हारा assumption ही है. And no passing is allowed, ये भी तुम्हारा assumption है. तो टाइम ऑफ पासिंग डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ मशीन. ऑर्डर ऑफ मशीन पे टाइम ऑफ पासिंग डिपेंड नहीं करता, हम एक मशीन से दूसरे मशीन पे ही जाते हैं ना सीधा. तो ऑप्शन डी. नेक्स्ट, टू यूज द हंगेरियन मेथड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम रिक्वायर. क्या करना पड़ता है? असाइनमेंट प्रॉब्लम. अब तुमको हंगेरियन मेथड पता है या नहीं भी पता है, तो तुमको इतना समझना पड़ेगा कि अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है या मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है, तो हम उसको पहले मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? कन्वर्टिंग ऑल द प्रॉफिट्स टू द अपॉर्चुनिटी लॉसेस. अब बाकी का कोई संबंध नहीं है. और दूसरा ऑप्शन क्या कर सकते हो? जो नहीं आता है उधर से कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो कि ये ऑप्शन नहीं आएगा. क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग द हंगेरियन मेथड ऑफ द ऑप्टिमल असाइनमेंट obtained for the following assignment. प्रॉब्लम टू मिनिमाइज द कॉस्ट. अब प्रॉब्लम टू मिनिमाइज द कॉस्ट एक क्या काम करते हैं? एमसीक्यू है, राइट? तो हमको पूरा पूरा करने की जरूरत है क्या? नहीं. तो हम डायरेक्टली पहले चेक करो बैलेंस्ड है. फिर उसके बाद चेक करो मैक्सिमाइजेशन के लिए है क्या? नहीं, मिनिमाइजेशन के लिए है. तो डायरेक्टली मेरा फर्स्ट स्टेप क्या आएगा? रो मिनिमाइजेशन. तो करो रो मिनिमाइजेशन. यहाँ पे आएगा 0 2 5 15. ओके, नेक्स्ट 11 is the lowest, so 3 0 then 8 and 21. नेक्स्ट क्या आएगा? 18 is the lowest, तो ये 0 3 5 and 11 बराबर है ना? 11. नेक्स्ट 15, मतलब ये 0, यहाँ पे 5 11 एंड 13. ठीक है, अब अगर कॉलम मिनिमाइजेशन करूँ तो इनको इसको और इसको कॉलम मिनिमाइजेशन करने की जरूरत नहीं है. अगले इसको करना है तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0 3 0 एंड 3. अरे यार 3 कहाँ से? 6. ठीक है, फिर अगेन लोएस्ट है तुम्हारा 13, तो यहाँ पे आएगा 0. अब बचे हुए डिजिट मुझे नहीं लगता लगेंगे, तो बेटर वे मैं यहीं से तुम्हारा मैक्सिमम जीरोज कवर करते हुए लाइंस ड्रॉ करूँ क्या? ये तो एक हो गई लाइन, फिर एक ऐसे हो गई, एक ऐसे हो गई, और एक ऐसे. 4 लाइंस आ गए. अपना काम तो हो गया. तो बस अभी टिक करना है कौन सा आएगा, राइट? क्या करना है? फर्स्ट रो में देखो 2 जीरोज है. अब ये इनको हटा दो. हाँ, ये 5 इनको हटा दो, रेड वाले हटा दो. अब हमको जीरोज ही चाहिए, तो मैं ओनली जीरोज ही रख रही हूँ. ठीक है, तो अब फर्स्ट वाले इसमें 2 जीरोज है, कॉलम में 3 जीरो है, तो उसको हम नहीं करेंगे. सेकंड वाला के लिए है, तो अब इसके आसपास कहीं पे कोई जीरो है? नहीं. उसके आगे
अगेन लास्ट वाले में कॉलम में सिंगल है तो ऑटोमेटिकली ये कट हो गया, ठीक है। अब ऑप्शन इधर उधर हो रहे हैं, तो मेरे को बोलो बी और डी का तो तुम्हारे पास क्लियर है। सेकंड एजेंट के लिए बी है और फोर्थ एजेंट के लिए डी है, तो कहाँ पे दिख रहा है सेकंड एजेंट बी एंड फोर्थ डी, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो कर दो इसको टिक। बाकी का कुछ भी हो, हमको क्या करना है, एमसीक्यू में हमारा कोई ज्यादा लेना देना नहीं आता। नेक्स्ट, इन द असाइनमेंट प्रॉब्लम, सॉरी इन द कहाँ से आया, द असाइनमेंट प्रॉब्लम इज सेड टू बी अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड कब रहेगा, व्हेन नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज इज लेस देन, तो दोनों आएंगे ऑप्शन बी, डी डी, ए एंड बी बोथ, तो डी। द असाइनमेंट प्रॉब्लम इज सेड टू बी बैलेंस, बैलेंस कब रहेगा, जब दोनों इक्वल है तब रहेगा, तो ऑप्शन सी। क्लियर। नेक्स्ट, the assignment problem is said to be balanced if it is a square matrix, right? Square matrix में ही number of rows is equal to number of columns है। If in the assignment problem, if the number of rows is greater than number of columns, अगर number of rows ज्यादा है columns कम है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, column add करना पड़ेगा, तो dummy column is added with cost 1 नहीं, cost हमेशा 0 होती है, तो with 1 वाला मत लेना। नेक्स्ट, इन 3 मशीन 5 जॉब प्रॉब्लम, ओके 3 मशीन 5 जॉब है, ठीक है। प्रोसेसिंग टाइम एबीसी 513 hours and highest processing time is 957 respectively, then it can be converted to the 2 machine problem if the order of machine is, okay, क्या दिया है, ए बी एंड सी, 513 मशीन टाइम है एंड 957 प्रोसेसिंग टाइम है, राइट। क्या करोगे, क्या चेक करते हैं हम, हाईएस्ट ऑफ बी, बीच वाले का, दिस शुड बी इक्वल टू और लेस देन, दिस शुड बी इक्वल टू और मोर देन मिनिमम ऑफ ए एंड सी, राइट, मिनिमम ऑफ ए एंड सी, ये हम चेक करते हैं। तो चेक करो क्या आएगा ऑर्डर, कहाँ पे, दिस इज हाईएस्ट ऑफ बी, दिस इज मिनिमम ऑफ ए एंड मिनिमम ऑफ सी, तो मेरा क्या आएगा सीक्वेंस, ए बी। क्लियर। नेक्स्ट, the objective of the assignment problem is to assign the number of job is equal to, the objective of a assignment problem is to assign the number of jobs to equal number of persons, maximize at a maximum cost the number of jobs to equal number of persons at a minimum cost, only maximum cost and only minimum cost. This is option B. Fill in the blanks. An assignment problem is said to be unbalanced. Unbalanced कब रहेगा, when number of rows are more than less than नहीं लिख सकते, तो क्या लिखोगे, is not equal to, पूरा लिखना है हमको, number of rows is not equal to number of columns, ठीक है। Then when the number of rows is equal to number of columns, then the problem is said to be balanced. For solving the assignment problem, the matrix should be square matrix. If the given matrix is not a square matrix, अगर ये square matrix नहीं है तो ही हम उसको बोलेंगे क्या, it is a unbalanced. Dummy rows or dummy columns with the cost element as a 0. The matrix as the dot matrix as a 0. ठीक है, 0 तुम फिगर में भी दिखा सकते हो, पर थोड़ा सा ध्यान देके इंस्टेड एक काम करो, 0 लिख ही देना,
डिजिट दिखाने से अच्छा लिख देना 0, तभी अनबैलेंस रहेगा। अनबैलेंस को बैलेंस करने के लिए द टाइम इंटरवल बिटवीन द starting the first job and completing the last, the job including the idle time if any in particular order by the given set of machines is called, क्या बोलेंगे हम इसको, elapsed time। पूरा की पूरा ये यूज हो रहा है ना, स्टार्ट करने से लेके एंड जॉब तक, राइट। फर्स्ट जॉब स्टार्ट करने से लेके लास्ट जॉब कंप्लीट होने तक, उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल elapsed time। The time for which the machine J does not have a process. The time for which the machine J does not have job to process the start job I is called, जॉब स्टार्ट करने के लिए उसके पास कुछ है ही नहीं, तो जो टाइम गया तो उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, आइडल टाइम। उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, आइडल टाइम। मैक्सिमाइजेशन assignment problem is transferred to the minimization problem by subtracting each entry in the table from the maximum value of the table. When the assignment problem has more than one solution, then it is not optimal. अगर एक से ज्यादा solution आ रहे हैं तो इसको हम optimal नहीं बोलते हैं। The time required for 4 books is this, while the data entry requires this. The sequence to minimize the total elapsed time, sequence बनानी है, सेम वापस करो। हमारे पास क्या है, 5 8 10 7 एंड 7 4 3 6, लोएस्ट क्या है 3, मतलब लास्ट में सी। देन उसके बाद लोएस्ट क्या है 4, मतलब इधर आएगा बी। देन लोएस्ट क्या है 5, तो ए आएगा स्टार्टिंग में और डी आएगा बीच में, तो तुम्हारा ये आएगा ए डी बी सी। टोटल टाइम, ओके, द सीक्वेंस पूछा है, ठीक है, सीक्वेंस ही लिखा है अपन ने, द सीक्वेंस दैट मिनिमाइजेस द टोटल elapsed टाइम। पूरा आंसर नहीं करना है, ओनली सीक्वेंस बताना है। क्लियर, चलो नेक्स्ट और फॉल्स करते हैं। ट्रू और फॉल्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, वन जॉब वन मशीन इज नॉट अ अजम्पशन इन सॉल्विंग द सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। कैसे क्या नहीं है, वन जॉब वन मशीन के अकॉर्डिंग ही हम जाते हैं, तो इट इज फॉल्स। नेक्स्ट, इफ देयर आर टू least processing time for machine A and machine B, the priority is given for processing the time which has the lowest time of the adjacent machine। करेक्ट है, हम यही करते हैं, हमने पूरे सीक्वेंस में यही दिखा है, जिसको लोएस्ट होता है उसको हम पहले प्रायोरिटी देते हैं, तो ट्रू आएगा। टू कन्वर्ट द असाइनमेंट प्रॉब्लम इनटू द मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, ओके, the smallest element of the matrix is deducted from all the other element। कोई सेंस ही नहीं बनता, इट इज फॉल्स। अब देखो, तो तुम्हारा होता क्या है बताती हूँ। जो तुमको प्रैक्टिकल अच्छे से आ रहा है, तुम उसकी थियोरी रीड नहीं करना चाहते हो, और जो प्रैक्टिकल है अगर थोड़ा सा थियोरी रीड कर लो तो तुमको समझ आ जाएगा कि जो हमने प्रैक्टिकली किया है वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, तो रीडिंग करो, रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम बोला है और वो भी कन्वर्ट करने के लिए बोला है। हम मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को कन्वर्ट करते हैं मिनिमाइजेशन में, ठीक है, तो मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, द हंगेरियन मेथड ऑपरेट on the principle of a matrix reduction whereby the cost table is reduced to the set of opportunity cost। okay, ऐसा कुछ है ना। फर्स्ट वाला रिडक्शन हम कर ही रहे हैं ना, पूरे के पूरे अपन ने असाइनमेंट प्रॉब्लम में चेंज ही कर दिया था ना, मैक्सिमाइजेशन का मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए, तो इट इज ट्रू। इन सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम द प्रोसेसिंग टाइम आर डिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग द जॉब ऑन मशीन्स। सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम के अंदर प्रोसेसिंग टाइम आर डिपेंडेंट ऑन ऑर्डर ऑफ द प्रोसेसिंग द जॉब मशीन। उस पर डिपेंडेंट होता है क्या, प्रोसेसिंग टाइम का कोई संबंध ही नहीं है ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग से, तो फॉल्स। ऑप्टिमल असाइनमेंट्स आर मेड इन हंगेरियन मेथड टू सेल in the reduced matrix that contain 0। okay,
optimal assignments are made in a Hungarian method to the cell in a reduced matrix that contains a zero. मतलब हमने कुछ तो एक ऐसा लिया है, डमी रो डमी कॉलम, और उस डमी रो डमी कॉलम में हमारे सारे एलिमेंट्स जीरो है, तो वहां से हम ऑप्टेन करते हैं क्या? नो नो नो, एक मिनट, डमी रो डमी कॉलम के बारे में नहीं है, वेट। ऑप्टिमल असाइनमेंट हम कब लेते हैं? रिड्यूस टू द जीरो, जीरो जहाँ पे होते हैं हम उनको ब्लॉक कर रहे हैं ना, और फिर वहां से हमने आंसर निकाला है, तो इट इज ट्रू। ये उसी के बारे में बोल रहा है जो लास्ट स्टेप है ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालने के लिए। Using the Hungarian method, the optimal solution to the assignment problem is found when the minimum number of the lines required to cover the zero cells in reduced matrix equal to the number of persons. persons कहाँ से आ गया? वो नंबर ऑफ ये होगा रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, तो इट इज ट्रू। नेक्स्ट, in the assignment problem, if the number of columns is greater than the number of rows, dummy column is added. Correct, so true. The purpose of the dummy row or column in the assignment problem is to obtain the balance between the total number of activities and the total number of resources. Yes, इसीलिए हम dummy row dummy column add करते हैं, तो true. Then one of the assumption made with the sequence n jobs on two machine is two machines must be loaded at a time on any machine. Two job must be loaded at a time on any machines. Is it a true or false? Of the assumption made while sequencing n jobs on two machines. दो machines पे n jobs हम कर रहे हैं, तो ये क्या बोल रहे हैं assumption? Two jobs must be loaded at a time on any machine. एक मशीन पे हम दो जॉब चालू करते हैं? नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, तो इट इज फॉल्स। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। एक्टिविटी है क्या चेक करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से तो नहीं रहेगी इसकी एक्टिविटी। चलो, तुम्हारा मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट एंड तुम जिससे डरते हो वो वाला चैप्टर आ गया, दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तुम डरते हो, डरना नहीं चाहिए बट फिर भी तुमको डर लगता है। चलो आगे। Chapter 8, miscellaneous exercise, probability distribution, right? Probability distribution. Choose the correct alternative. F of x is a CDF, discrete random variable x, whose PMF is given by P of x, K 4x, for x is equal to 0, 1, 2, 3, 4. P of x is equal to 0, otherwise then f of 5 क्या आएगा? क्या करोगे? ये p ऑफ x मतलब ये k, इधर ना थोड़ा सा समझो, ये प्रिंटिंग में थोड़ा सा हो सकता है गड़बड़। तो pmf दिया है, pmf मतलब k इंटू 4cx, ओके, 4cx, और हमको क्या फाइंड करने बोला है? f ऑफ 5, और वो भी कैपिटल f है। कैपिटल f का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू 5। अब लेस देन इक्वल टू 5 मतलब मेरे को बोलो तुम्हारे पास क्या क्या वैल्यूज है? p ऑफ x, x के क्या क्या वैल्यूज है? 0, 1, 2, 3, 4 तक ही वैल्यू है, राइट? तो मुझे बोलो तुम कुछ भी करो, एडिशन तुम्हारा f ऑफ 5 का क्या आने वाला है? 1। तो पूरा आंसर करने की भी जरूरत नहीं है, इट्स अ लॉजिकल। 5 है ही नहीं उधर और f ऑफ 5 निकालना है, तो f ऑफ 5 मेरे लिए हमेशा 1 ही आएगा। नेक्स्ट, f of x for a discrete random variable x whose distribution दिया है। हमारा सबसे पहला काम क्या होता है? टोटल चेक करना। करो फिर टोटल चेक, कितना आता है? 0.1 इंटू 0.3, 0.6 और ये आ रहा है 0.3 नहीं 4, 0.4, 0.6, टोटल 1 आ रहा है। एंड f ऑफ
-3 पूछा है, क्या आएगा? इसके नीचे कुछ है क्या? नहीं, इसकी टोटल हो गई है मेरी 1, तो बचा हुआ आंसर क्या रहेगा? 0। क्लियर? नेक्स्ट, x is a number obtained on a uppermost free when a fair die is throw। ठीक है, फेयर डाई थ्रो किया है तो e ऑफ x फेयर डाई थ्रो किया है तो क्या होगा? अपर मोस्ट फेस पे क्या आएगा? ये है। तो मुझे बोलो इसका आंसर हम करने के लिए मेरे को क्या पता है? 1 से लेके 6 तक आ सकता है, राइट? तो और हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, इनकी टोटल कितनी आती है? ये हो जाएगा 6, 10 और 11, मतलब 21। 21/6, 21/6 कितना आता है? थिंक 3.5। ऑप्शन बी। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है समेशन x इंटू पी। हाँ, तो मैंने वही किया है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, पीएमएफ। अच्छा, उन्होंने निकाल के दिया है, अब हमको क्या बोला है? वेरिएंस निकालो, वेरिएंस ऑफ एक्स। क्या आएगा? ये जो भी तुमको फॉर्मेट दिया है ना, इट्स अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मेट है। ठीक है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एन पी क्यू इज अ वेरिएंस और एन मेरा 2 है, तो डायरेक्टली 2 PQ। द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ सम ऑफ टू नंबर्स obtained when two fair dice are rolled is expected value of sum of two numbers। ठीक है, दो नंबर्स का सम और उसके एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है, तो क्या आएगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब ई ऑफ एक्स निकालना है और तुम्हारा सम कहाँ से शुरू होता है? सम शुरू होगा तुम्हारा कहाँ से? 2, 3, ऐसे करते करते 12 तक, राइट? और हर एक की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। क्या क्या आएगी? अगर मैम एक डाई का मेरा अगर 3.5 आ रहा है तो दूसरे डाई का भी मेरा 3.5 ही आएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ही पूछा है तो मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ। ओके, चलो नेक्स्ट, प्लस करके गिवन पीडीएफ ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एज f of x²/3। x जो है वो -1 से लेके 2 तक है एंड अदरवाइज 0 आएगा, तो f(1) की वैल्यू पूछिए। f(1) क्या आएगा? f(1) अब यहाँ पे जब भी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है तो हमको क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो इंटीग्रेशन के लिए -1 to 2 आएगा x²/3 dx। तो ये आंसर क्या आया? x³ x³ के वैल्यूज कहाँ से? -1 से लेके 2 तक, और हमको पूछा क्या है? 1, राइट? f(1) तो -1 to 1, तो अगर मैं 1 पुट करूंगी, वेट, x³/9 आएगा, डिवाइडेड बाय 3 भी तो होगा ना वापस, x³/9, x³/9, तो डिनोमिनेटर में 9 है। 2 का क्यूब 8 माइनस -1 का क्यूब 1/9, तो आंसर आया मेरा 7/9। एक मिनट, 2 क्यों लेना है? 1 लेना है ना मेरे को, -1 to 1 लेना है, f(1) बोला है, तो 1/9 माइनस -1, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2/9 आंसर आया। नेक्स्ट, x इज अ रैंडम वेरिएबल विद अ पीडीएफ f of x k√x। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x पूछा है और ये जो है ये 0 से लेके 4 तक है और अदरवाइज 0। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वो भी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए। ठीक है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में एक्सपेक्टेड वैल्यू कहाँ से आएगी? इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले से। अब इंटीग्रेशन से कैसे निकालोगे? देखो, इंटीग्रेशन k√x dx 0 to 4, 0 to 4, राइट? ये किया। अब यहाँ से हमको k की वैल्यू भी चाहिए और मुझे पता है अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगी तो मुझे आंसर 1 मिलने वाला है, तो शॉर्ट में इंटीग्रेट कर ले। √x का क्या आएगा? 2√x, राइट? 2√x,
तो 2√x, और ये k तो है ही साइड में, 0 to k, 0 to 4 इज इक्वल टू 1। तो पहले 4 रखा तो 2 × 2, 4 माइनस 0, तो k 4k इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू मेरा क्या आया, 1/4। ओके, अब ये हमने आंसर निकाला है। अब इसके आगे ही हमको क्या करना पड़ेगा, k को वैसे ही रखना है √x, x इंटू k अपॉन √x। तो मेरे पास क्या बचेगा, देखो इधर ही दिखाती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू k के जगह क्या आएगा, 1/4 अपॉन √x। तो 1/4 तो तुम्हारा निकला बाहर, और ये 0 to कितना था, 4, राइट। एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू, सॉरी बताना भूल गई, एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए, हाँ थैंक यू याद दिलाने के लिए। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x के लिए के x इंटू जो भी वैल्यू है, ओके। तो ये आएगा 0 to 4, 1/4 निकला बाहर, और x अपॉन √x, ये हो जाएगा क्या मेरा, x⁻³ तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी तो ये बनेगा क्या, x⁵5/2 अपॉन 5/2, और ये 1/4 तो है ही है, और ये ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा, 0 to 4, राइट। तो अब हमको क्या करना है, अब ये 5/2 हो जाएगा उल्टा, तो 1/4 इंटू 2/5, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा मेरा, x⁻², मतलब 4⁵5/2, 4⁵5/2। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, गलती की है मैंने, 3/2 कहाँ से आया, अपॉन है, दिस विल बिकम 1/2, √x बचेगा ना, 1/2, तो यहाँ पे 3/2 आने वाला है, और यहाँ पे भी 3/2 आने वाला है। थैंक यू, थैंक यू अगेन, थैंक यू, याद दिला दिया मुझे। तो ये 3/2, ठीक है, चलो फिर 4⁻3/2, 0 वो तो आंसर कोई मैटर नहीं करेगा, तो 4⁻3/2 क्या आएगा, √2 तो है ही, राइट। ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ओके, 4/3, 2/3। एक मजे मजे की बात बोलूं, देखो 4 का रूट कितना आता है, 1/2 निकला बाहर, और एक तो ये रहेगा 4, 4√4, वही 3/2 होगा, करेक्ट। तो ये 4 और ये 4 चला गया, और ये जो 2 है, ये 2 भी चला गया, ये न्यूमरेटर में ही है, 1/3 बचा, तो आंसर क्या आया मेरा, 1/3। क्लियर, चलो नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, क्लियर है ना। हाँ, 2 जगह क्योंकि मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दिए, तो ऐसा ना हो कि तुमको समझा नहीं है, क्लियर है पक्का। वो एक गड़बड़ उधर हुई मेरी, x अपॉन √x को मैंने पता नहीं क्यों 3/2 ले लिया, इट्स 1/2, क्योंकि √x बचेगा न्यूमरेटर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लो। अब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, और e ऑफ x पूछा है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम डायरेक्टली क्या करते हैं, n इंटू पी, तो n है मेरा 20 एंड p है 1/10, क्या आएगा 2। e ऑफ x इज इक्वल टू m, वेरियंस, तो अगर वेरियंस ऑफ x एंड मीन या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, अगर दोनों m है, इसका मतलब वो क्या होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट, if expected value is more than variance of x, then it follows binomial distribution, क्योंकि यहाँ पे n होता है, n into p होता है, n into p is always more than n into p into q। fill in the blanks of discrete random variable generally obtained by, discrete random variable है तो हम काउंटिंग करके करेंगे, क्योंकि काउंट कर सकते हैं, and the value of a continuous random variable are generally obtained by measurement, generally obtained by measurement। Okay, the discrete random, if x is a discrete random variable, takes the values x1, x2, x3, xn tak, the summation of p of x is equal to 1। Then f of x is a distribution function of a discrete random variable with a pmf, x की कुछ वैल्यू दी है 1 से लेके 3 तक, p of x is equal to 0, otherwise f of 4 क्या होगा, 1। ठीक है, नेक्स्ट सेम वैसा ही क्वेश्चन है, f of -1, -1 है क्या, नहीं है, तो ये हो जाएगा 0। ऐसा हमने उधर MCQ में भी देखा है।
देन ई ऑफ एक्स इज कंसिडर्ड टू बी डॉट डॉट ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू मत लिखना, यहाँ पे इसका आंसर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ही है, मीन में भी सेंटर ही होता है। अब उन्होंने दिया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी आंसर, तो हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही याद रखना पड़ेगा, फिर मार्क्स कट जाएंगे, नहीं याद रखोगे तो कट जाएंगे। इफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एफ ऑफ एक्स वेयर पी ऑफ एक्स इज लेस देन एक्स माइनस इन्फिनिटी टू एक्स, देन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड, एफ ऑफ एक्स को क्या बोलेंगे हम? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। नेक्स्ट, in a binomial distribution probability of a success dot dot from trial to trial remain same ना, हर ट्रायल से ट्रायल तक सक्सेस सेम रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज सेम, तभी हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं। तो रिमेन सेम लिखो या इंडिपेंडेंट लिखो, दोनों वर्ड चलेंगे। ठीक है, कभी इंडिपेंडेंट भी यूज किया है, कभी रिमेन सेम भी, पर दोनों का मतलब एक ही है, तो मैं तो इंडिपेंडेंट ही लिखूंगी। सक्सेस इज अ इंडिपेंडेंट from trial to trial. Binomial distribution, n is a very large and the probability p is a very small. Therefore, np is equal to m constant. Then the distribution dot dot कौन सा? Poisson distribution ही n into p को m में कन्वर्ट करता है। ठीक है, चलो अभी ट्रू और फॉल्स फर्स्ट दिया है। अब देखो f ऑफ 5, अब क्वेश्चन जो भी है वो चेक कर लेना तुम लोग। f ऑफ 5, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके 1 तक है, और f ऑफ 5 का आंसर 1/4 दिया है। इज इट पॉसिबल? इसका आंसर 1 आता है, तो फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पे -3 इज इक्वल टू 0, अभी का ही सेम क्वेश्चन है, तो ये ट्रू होगा क्योंकि हमने चेक किया था। ठीक है, देन अ फेयर ड्राइज अपर मोस्ट फेस, एक्सपेक्टेड वैल्यू उसका 3.5 आता है, ये भी हमने कैलकुलेट किया था, तो ट्रू। अरे आसान हो गया तुम्हारा काम। देन एक्सपेक्टेड वैल्यू इज ए 2p, करेक्ट है ना? n इंटू पी, 2p, तो ट्रू। मैंने बाइनोमियल के हिसाब से बोला था तुमको, याद रखना। pmf ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज, ओके p ऑफ x दिया है हमको, n तक दिया है, एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x पूछा है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है वो 2n + 1/3 आता है, ऐसा उनका बोलना है, मेरा नहीं। x की जगह रखो 1, तो तुमको मिलेगा 2/n इंटू n + 1, देन फिर मिलेगा तुमको 2 रखोगे तो 4/n इंटू n + 1, एंड तुमको करना क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हमेशा तुम्हारा मल्टीप्लाइड बाय 1, इधर मल्टीप्लाइड बाय 2, राइट, ये रहेगा, और इनका सबका तुमको एडिशन करना है, राइट। हाँ, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 2/n इंटू n + 1, देन प्लस 2 इंटू 4/n इंटू n + 1, फिर प्लस 3 इंटू 6/n इंटू n + 1। ऐसे करते करते मेरे पास कहाँ तक जा रहा है? n इंटू 2n/n + 1। क्लियर? चलो आगे, आंसर करना है अभी। तो मेरे पास 2n/n इंटू n + 1, ये हर जगह कॉमन निकलने वाला है, राइट। और ब्रैकेट में मेरे पास क्या बचेगा? 1 प्लस, अगर मैं यहाँ से भी 2n निकाल लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा? 4, राइट। तो 4 प्लस क्या बचेगा? 2n निकाला है, तो अब 9 बचने वाला है। ठीक है, तो 9, ऐसे करके मेरे को स्क्वायर्स मिलने वाले हैं। तो अगर स्क्वायर्स मिलने वाले हैं तो स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n डिजिट्स तक का स्क्वायर, राइट, और उनका समेशन करना है। तो स्क्वायर्स का समेशन इज n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6, और इंटू यहाँ पे क्या है? 2n/n इंटू n + 1। तो मेरा ये n + 1 n + 1 n n गया,
ओके, क्या बचा मेरे पास? 2n नहीं 1 एंड ये 3, तो 2n प्लस 1 अपॉन 3 आ रहा है, 2n प्लस 1 अपॉन 3 आ रहा है, तो इट इज ट्रू। मैंने अभी तक पूरा करके दिखा दिया। समझा है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं समझा है तो फिर से वो क्वेश्चन फिर से सॉल्व करना शुरू करो, तुमको एपीजीपी के अकॉर्डिंग आ जाएगा। और नहीं तो लास्ट में तो मुझे पता है तुम लोग ट्रू याद रख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स इंटू 1 - x, और के की वैल्यू जो है वो 12 है। अच्छा, हमको अब ये सॉल्व करके बताना है कि के की वैल्यू 12 आती है, तो इंटीग्रेशन वाले से जाना पड़ेगा 0 to 1, तो के इंटू एक्स इंटू 1 - x। ओके, क्या आता है? हम्म, क्या करोगे इसको? कैसे सॉल्व करोगे? इंटीग्रेट करना है, राइट? कर दो ना, एक्स अंदर मल्टीप्लाई और फिर करो, के को ले लो साइड में, तो ये एक्स 0 to 1 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होगा, एक्स का क्या आएगा? x² by 2, और इसका क्या आएगा? x³ by 3, और के तो है ही साइड में। तो करो आंसर, देखो क्या आता है, 12 आता है क्या? पहले 1 पुट करोगे तो 1/2 -1/3, और 0 पुट किया तो 0 ही आने वाला है, तो 3 - 2 1/6, तो मेरा आंसर आता है 1/6, मतलब 6 आ रहा है, k इज इक्वल टू 6 आ रहा है, 12 नहीं आता है, तो इट इज फॉल्स। मेरे को आज के ऑब्जेक्टिव्स में मजा आया, सारा कंसेप्ट भी रिवाइज हो रहा है, सारे टाइप के क्वेश्चंस भी रिवाइज हो रहे हैं। तुमको भी मजा आया तो बता दो। चलो आगे, आएगा ही आएगा। नेक्स्ट, x if x follows the binomial distribution with n and p, n1, n1 नहीं, n and p ही है वो, एंड n की वैल्यू दी है, p की वैल्यू दी है, नहीं p की वैल्यू दी है 1/2, फाइंड क्या करना है? मैं भूल गई, हम ट्रू और फॉल्स सॉल्व कर रहे थे पूरे फ्लो में आ गई, फाइंड क्या करना है चलो। हमको दिया है n एंड दिया है क्राइटेरिया p ऑफ x इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू p ऑफ x इज इक्वल टू 2, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मुझे बोलो फॉर्मूला क्या होगा? NCX, तो 6C4 इंटू P⁴ Q⁴ 2, this will be equal to 6C2 P⁴ Q⁴4। कब आता है ये? P रख के देखो 1/2 सेम आ रहा है क्या, क्योंकि अगर P एंड Q दोनों सेम है तो 6C4 एंड 6C2 सेम ही आता है। ये हमने इधर परमिटेशन कॉम्बिनेशन जब सीखा था तब हमने देखा था, दैट इज NCR इज इक्वल टू NCN-R, तो ये यही है। अगर ये दोनों इक्वल है तो ऑटोमेटिकली P भी सेम रहेगा, तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, इफ RVX अज्यूम्स 1 2 3 n तक है एंड इक्वल विद द इक्वल प्रोबेबिलिटीज E ऑफ x, n+1/2 आता है क्या? आएगा। समेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, समेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है? n+1/2, राइट कि नहीं? समेशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर n इंटू n+1/2 होता है, और यहाँ पे क्या होगा, जब तुम वो 1 2 3 4 फॉलो करोगे ना, तो वो n बाहर निकलता है, तो इसीलिए दिस इज ट्रू, क्योंकि मैं n तक सबकी प्रोबेबिलिटी ले रही हूँ, 1/n मेरा प्रोबेबिलिटी रहेगा, और x की वैल्यू मेरी ऐसी x की वैल्यू मेरी 1 2 3 4 5 6 आएगी। क्लियर? देन रैंडम वेरिएबल ऑफ x अज्यूम्स 1, अब 1 से लेके 9 तक है, ठीक है? अब मुझे पता है कितना है, तो मैं 9+1/10 9+1 10/2 करूंगी तो 5 ही मिल रहा है, तो इट इज ऑल्सो ट्रू। क्लियर? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के नहीं दिए हैं, पर ये याद रखना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के जो भी तुम्हारे
प्रैक्टिकल नहीं, जो भी तुम्हारे एक्टिविटीज के क्वेश्चन हैं, एक्टिविटीज के क्वेश्चन में जनरली जो तुम्हारे पूरे पूरे आंसर्स हैं ना, जो हमने यहाँ पे आंसर्स किए हैं, फिर वो मिसलेनियस हो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, या फिर टेक्स्ट बुक में जहाँ पे इलस्ट्रेशंस दिए हैं, सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, उन्हीं में से तुम्हारे क्वेश्चंस बन के आएंगे। तो वो क्वेश्चंस अगर तुमने अच्छे से किए हैं तो वेल एंड गुड, नहीं किए हैं तो अगेन जाओ, मैंने तरीका बताया है, सॉल्व करो और सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, हो जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं।